वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, राइट? जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आपको आई टिप पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो जाकर। तो सैंडविच थ्योरम क्या है हमने अच्छे से समझ लिया है। अब ये देखते हैं कि हमने पढ़ा क्यों है, क्यों बनाया गया सैंडविच थ्योरम। सो लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। सो अब देखो कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज आपके पास में एक इस तरीके का सीक्वेंस दिया हुआ है एंड आपको इसकी लिमिट निकालनी है। If you think about this particular sequence, it is quite difficult to find out the limit. यहाँ पर लिमिट निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर हमें ये पता है कि ये जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस, ये 5 रेज टू n प्लस 7 रेज टू n प्लस 9 रेज टू n होल रेज टू n होल रेज टू 1 बाई n। अगर हमें किसी तरीके से ऐसे कोई दो सीक्वेंस मिल जाते हैं जिनके बीच में ये वैल्यूज लाई करती है, एंड अगर हमें ये पता है कि ये दोनों सीक्वेंस कहाँ पर कॉन्वर्ज करते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस भी यहीं पर कॉन्वर्ज करेगा। यही तो हमें सैंडविच थ्योरम ने सिखाया था, इजंट इट? तो हमारा एम बस इतना है कि कोई दो इजी वाले सीक्वेंस हम ढूंढ ले, इजी वाले इन द सेंस जिसकी लिमिट निकालना बहुत आसान होगा, ठीक है? तो हम उसके उस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर दोज पर्टिकुलर सीक्वेंसेस हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगा। हमें एक्चुअल लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसे कौन से दो सीक्वेंस है जो जिनके बीच में ये सीक्वेंस लाई कर सकता है। अब देखो, आप ये ट्रायल एंड एरर या तो ये प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। थोड़ी आपको हिंट देती हूँ मैं कैसे समझ सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर है 9 रेज टू n। मैं अगर इस तरीके से लिखूं इज इक्वल टू 9 रेज टू n इज इक्वल टू 9 रेज टू n। अब मैंने 3 बार क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए xn, यहाँ चाहिए हमें कोई सीक्वेंस zn, यहाँ चाहिए कोई सीक्वेंस yn सैंडविच के लिए, एंड इस तरीके से हमें रिलेशन मिलना चाहिए। तो पहले हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, फिर इस रिलेशन पे पहुंचेंगे। हमें पता है कि 9 रेज टू n इक्वल है, राइट? अब अगर मैंने इसमें कोई चीज ऐड कर दी, सपोज मैंने यहाँ पे 5 रेज टू n ऐड कर दिया इस 9 रेज टू n में, तो इतनी गारंटी है कि अब ये जो 9 रेज टू n वाली वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी, 9 रेज टू n लेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया है। एंड ये वाली वैल्यू जो है, अगर मैंने यहाँ पर भी ऐड किया 9 रेज टू n, सपोज प्लस 9 रेज टू n प्लस 9 रेज टू n, तो इन यहाँ पर क्या रिलेशन आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक द रिलेशन शुड बी? अगर मैंने यहाँ भी 9 रेज टू n ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, तो इक्वल टू तो नहीं लिख सकते। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? डेफिनेटली ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, दिस विल बी लेस देन, एंड ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 रेज टू n ऐड किया है और यहाँ पे मैंने 9 रेज टू n ऐड किया है। अब ये मैं कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ, बिकॉज मैं इक्वालिटी साइन नहीं लिख रही हूँ। अगर इक्वालिटी साइन होती तो तीनों जगह मुझे एक जैसी चीजें ऐड करनी होती, राइट? सो नाउ आई एम चेंजिंग द इनइक्वालिटी अकॉर्डिंगली। जो चीज मैंने ऐड की है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हुए, राइट? अब मैंने 5 रेज टू n क्यों ऐड किया है आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हमारा जो सीक्वेंस है इस तरीके का है। अब और नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए मुझे? 7 9 आई नीड 7 रेज टू n, तो यहाँ बीच में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो xn है जो फाइंड करना होता है वो हमें बीच में लाना है, वो सीक्वेंस। तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ 9 रेज टू n प्लस 7 रेज टू n प्लस 9 रेज टू n। अब पावर बाद में देखते हैं, पहले हम धीरे धीरे ऐड करते हैं। ये भी पता है दिस इज 9 रेज टू n से ये 9 रेज टू n छोटा रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, फिर से 9 रेज टू n ऐड करूंगी प्लस 9 रेज टू n, ताकि ये वैल्यू बड़ी ही रहे। समझ में आ रहा है? यहाँ मैं एक छोटी वैल्यू ऐड कर रही हूँ एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जो चीज है ये हमें मिल जाए। वी कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? अब मुझे ये बताओ कि ठीक है, और एक स्टेप बची हुई है। अब हमें हमारे एक्चुअल एक्शन तक पहुंचने के लिए और एक स्टेप करनी है, रेज टू 1 बाई n। तो रेज टू 1 बाई n कर लेते तीनों तरफ। सो 9 रेज टू 1 n रेज टू पावर 1 बाई n करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज टू n प्लस 7 रेज टू n प्लस 9 रेज टू n होल रेज टू 1 बाई n लेस देन, अगेन 9 रेज टू n को मैं, ये 3 बार है तो कैन आई राइट दिस एज 3 इंटू 9 रेज टू n? बिल्कुल लिख सकती हूँ, एंड इसका पावर आ जाएगा रेज टू 1 बाई n। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ आपको। सो अब यहाँ हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टर्म में। एक्चुअली दिस शुड बी होल रेज टू n। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर भी, हाँ ठीक है। सो
यहाँ हमें मिल गया होल रेज टू n, ये था 9 रेज टू n रेज टू पावर होल रेज टू पावर 1/n, ऐसा है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या मिलेगा, 3 को भी पावर लग जाएगा 1/n, 9 रेज टू n को पावर लगेगा 1/n, तो वो बन जाएगा 9, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल द थिंग विल बी द सेम, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, ये टर्म एज इट इज यहाँ पर आएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें काम आएगा सैंडविच थ्योरम, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमें इस तरीके का रिलेशन मिल गया है। कोई दो सीक्वेंसेस हमें मिल गए हैं जिनके बीच में ये जो तीसरा सीक्वेंस है वो सैंडविच बन चुका है, राइट। तो अब अगर ये दोनों किसी एक ही लिमिट पे कॉन्वर्ज कर जाते हैं एल पर, तो ये इसको भी कॉन्वर्ज करना पड़ेगा वहीं पर, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बेचारा दबा हुआ है दोनों के बीच में। तो 9 जो है ये तो हमें पता है 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो 9 पे ही कॉन्वर्ज करेगा। बस हमें चेक इतना करना है कि क्या ये भी 9 पे कॉन्वर्ज कर रहा है। अगर ये सीक्वेंस भी 9 पे कॉन्वर्ज कर रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसकी जो लिमिट है दिस विल बी 9 इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। नाउ कंसीडर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 9 into 3 raised to power n, तो क्या होगी इसकी लिमिट, 9 बार आ जाएगा, कांस्टेंट है, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी into 3 raised to power 1/n will be n into 3 raised to 1/infinity, मतलब 1/infinity 0 होता है, that means you will get limit n tending to infinity 3 raised to power 0, that means anything raised to power 0 is 1, तो ये आ गया 9 into 1 that is 9। तो मतलब ये दोनों जो सीक्वेंस है ये 9, यहाँ पर हमारे l की वैल्यू है 9, तो अगर ये दोनों सीक्वेंस 9 पे कन्वर्ज कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ओके। तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना सैंडविच थ्योरम होता क्या है। अगर आप वो देखोगे थ्योरम तो आपको उसका ये जो एग्जाम्पल है या जो एप्लीकेशन है ये आसानी से समझ में आएगा। सो ये कन्वर्ज कर रहा है 9 पे, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली से दैट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 raised to n plus 7 raised to n plus 9 raised to n whole raised to power 1/n, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू n। आई होप समझ में आया होगा ये n क्यों आया, n नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, 9 क्यों आया, बिकॉज ये दोनों Zn और Yn जो हमारे पास ये दोनों सीक्वेंस थे ये दोनों 9 पे कन्वर्ज कर रहे थे, तो Xn के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसको भी 9 पे ही कन्वर्ज करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट बाय, देयरफॉर बाय ये हम मेंशन करना जरूरी होता है, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम, आप लिखोगे ऐसा, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट दिस इज इक्वल टू 9। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैंडविच थ्योरम हमने क्यों पढ़ा है, उसका कैसा एप्लीकेशन है। तो जो डिफिकल्ट से सीक्वेंसेस होते हैं ना, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड से सीक्वेंसेस, उसकी लिमिट निकालना जब डिफिकल्ट हो जाती है या वो कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं ये निकालना जब डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम दो अलग अलग सीक्वेंस फाइंड करते हैं जिनके बीच में वो वैल्यू राय करेगी, सो दैट वी कैन अप्लाई द सैंडविच थ्योरम, ठीक है। आई होप द आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक्सप्लेनेशन आज का आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, that really motivates me, and और कोई डाउट होंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग विदाउट टेंशन एंड कीप स्माइलिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए।